हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, हम अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से संबंधित वीडियो बनाते हैं। साथ ही NCERT का भी हम पूरा कोर्स कराते हैं। इसी सीरीज़ में हमने 2020 में अर्थशास्त्र की नई वीडियो बनानी शुरू की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस में पिछले सालों में कुछ परिवर्तन किया है। साथ ही इस साल कोविड-19 की वजह से भी उसने 30% सिलेबस कम कर दिया है, जिसके कारण हम 30% सिलेबस कम करके आप लोगों को वीडियो बनाएंगे। साथ ही मैं बता दूं, मैं पिछले बहुत सालों से दिल्ली में सिविल सर्विसेज के लिए NCERT तथा जर्नल स्टडी पढ़ा रहा हूं, और लास्ट ईयर भी जो 12th क्लास के मेरे पास बच्चे थे, उनमें से कोई बच्चा भी फेल नहीं हुआ। मेरे पास का 100% रिजल्ट रहा। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का बहुत अच्छा साल गुजरे। वैसे तो कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई काफ़ी पिछड़ गई है, लेकिन मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को अच्छा लगने पर आगे भी अपने फ्रेंड्स के पास भेजें। चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, 11th क्लास में अर्थशास्त्र की किताबें दो हैं, एक सांख्यिकी का परिचय और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी जो इकाई 1 है उसका नाम है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में क्या है और इस चैप्टर में किस पर हम हल्की सी नज़र डालेंगे और इस बुक के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये इसके पहले इकाई के पहले चैप्टर में है। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जान लें। अर्थशास्त्र के बारे में मैं बता दूं, अर्थशास्त्र के जितने प्रोफेसर हैं उससे ज़्यादा इसकी परिभाषाएं हैं। हर अर्थशास्त्री की अलग अलग परिभाषा है। जैसे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसी ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है, किसी ने बताया कि अर्थशास्त्र आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके जीविका को चलाने का शास्त्र है। इस तरीके से इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। अब बच्चों, हम बात करते हैं इसके उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जब व्यक्ति अपने धन का प्रयोग करता है और वस्तु का इस्तेमाल करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे सर्दी से बचने के लिए हम कंबल खरीदते हैं, जर्सी खरीदते हैं, ठीक है, और पैर गंदे ना हो उसके लिए चप्पल खरीदते हैं। तो ये हमारा चप्पल का खरीद कर इस्तेमाल करना हमें उपभोक्ता बनाता है। एक व्यक्ति उपभोक्ता और उत्पादक दोनों हो सकता है। जैसे अगर मेरी लकड़ी की फैक्ट्री है तो मैं लकड़ी के सामान बना रहा हूं, तो यहां पर मैं उत्पादक हूं। और अगर मैं मैं और दूसरी जगह मैं चीनी, चाय, दूध का इस्तेमाल कर रहा हूं अपने लिए, मैं उपभोक्ता हूं। उत्पादक वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके या वस्तु को दूसरे के इस्तेमाल लायक बनाने की प्रक्रिया उत्पादक कहलाती है। वे व्यक्ति जो अब पैसा अर्जन करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है विनिमय। विनिमय का मतलब है लेन देन। बच्चों, दो तरह के विनिमय होते हैं, एक तो वस्तु विनिमय और एक होता है मुद्रा के जरिए विनिमय। विनिमय का मतलब है वस्तु का हस्तांतरण। प्राचीन टाइम में लोग विनिमय जो करते थे वो वस्तु के बदले में वस्तु ले देकर विनिमय करते थे। वर्तमान में ये प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। अब मुद्रा के बदले में लेन देन होना शुरू हो गया। हम इसके बारे में डिटेल से दूसरी बुक में पढ़ेंगे। तीसरा है वितरण। चौथा वितरण। संसाधनों का जो आवंटन है, संसाधनों का जो बंटना है, वो वितरण कहलाता है। अब बात करते हैं दुर्लभता की। दुर्लभता का मतलब है जब किसी वस्तुओं का प्रचलित कीमतों पर भी मिलना मुश्किल हो, उसी के कारण या सीमित हो, उसे दुर्लभता कहते हैं। इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन आगे बताएंगे। आप वहां पर वीडियो को पॉज करके उतार भी लेना। मैं ये वीडियो आपकी मदद के लिए बना रहा हूं। साथ ही मैं इसकी डिटेल्स वीडियो आगे भी अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने जो है गांव से ये काम कर रहा हूं। कोविड-19 की वजह से मैं गांव चला गया था। अब बात करते हैं दूसरी तरफ सांख्यिकी। सांख्यिकी संख्या की यूं मानिएगा, यानी कि अगर समाज में व्याप्त किन्हीं भी चीज के आंकड़ों को संख्याओं के रूप में दिखाना हो,
तो ऐसी स्थिति को हम सांख्यिकी कहते हैं, यानी कि एक ऐसी अब सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का संग्रहण यानी आंकड़े इकट्ठे करने। आंकड़े इकट्ठा करना क्या है? जैसे किसी व्यापारी को या किसी व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के लिए ज़रूरत के हिसाब से जूते और चप्पल बनाने हैं। अब वो इस इलाके में मौजूद नंबरों का ध्यान रखेगा। अगर उस इलाके में छोटे पैर के जूते चलते हैं, छोटे पैर के चप्पल चलते हैं, तो उसी हिसाब के चप्पल बनाएगा। अगर बड़े हिसाब के चाहिए तो बड़े हिसाब के। और इस तरह के बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। आज तो आंकड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। आंकड़ों का संगठन, जब वो आंकड़े इकट्ठे होकर आते हैं तो वो रो आंकड़े होते हैं और उन्हें अच्छा बनाया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का मतलब है आंकड़ों को दिखाना, फिर उनका विश्लेषण करना और बाद में उनका निर्वचन करना, ये सांख्यिकी के अंदर। आइए अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषा हो सकती है। एक परिभाषा ये भी है, कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। हमें पता है कि समाज के अंदर संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। उन सीमित संसाधनों का, संसाधन का मतलब है रिसोर्स, जैसे ज़मीन, पैसा, तो जो लिमिटेड पैसा है या लिमिटेड ज़मीन है उसका इस प्रकार इस्तेमाल किया जाए कि हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो जाएं। उसको सिखाने वाला जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। अब बात करेंगे उपभोक्ता की। वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। यानी कि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो उसके पास मुद्रा उसे खर्च करता है, उससे वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब बात करेंगे उत्पादक की। वह व्यक्ति जो आय पैदा करने के लिए, आय सृजन करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो आय पैदा करने के लिए, आय सृजित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उत्पादक कहलाता है। अब बात करेंगे सेवा प्रदाता। वह है जो किसी को भुगतान के बदले किसी किस्म की सेवा करता है, सेवा प्रदाता कहलाता है। जैसे एक मजदूर है जो मकान चुनता है, वो क्या करता है, अपनी सेवा के बदले में क्या लेता है, पैसा लेता है। मकान चुनता है और पैसा ले लेता है, ऐसे को सेवा प्रदाता कहते हैं। दूसरा हुआ सेवाधारक। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ और मेरे पैनल में कई सारे टीचर हैं जो मेरे लिए जीएस के नोट्स तैयार करते हैं, तो मैं उनकी सेवाएं लेता हूँ, तो मैं सेवा का धारक हुआ। और जो व्यक्ति मेरे पास काम कर रहा है वो सेवा का धारक हुआ और मजदूरी, मैं उनके लिए मजदूरी का भुगतान करता हूँ। अब हम बात करेंगे गतिविधियों की। समाज में व्याप्त दो तरह की गतिविधियां होती हैं। सभी समाज में केवल दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं, एक आर्थिक गतिविधि, दूसरी गैर आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियों में वे सभी गतिविधियां जो अर्थशास्त्र में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं, यानी कि जिनसे आय पैदा होती है, आर्थिक गतिविधि कहलाती है। जैसा उत्पादन, उपभोग। जैसे बच्चों में टीचिंग कर रहा हूँ और टीचिंग करने से मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये आर्थिक गतिविधि है। या कोई आदमी ने परचून की दुकान कर रखी है या किसी और तरह की दुकान कर रखी है, तो उससे जो है उसे आमदनी हो रही है, वो उसकी आर्थिक गतिविधि है। गैर आर्थिक गतिविधियां वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, यानी कि जिनसे आय पैदा नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं, वे गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रक्त का डोनेट करना। बच्चों, एक बार
पिछले साल एक सवाल पूछ लिया गया था कि आर्थिक ऐसे किसी कार्य के बारे में बताइए कि वो एक जगह आर्थिक हो और दूसरी जगह गैर आर्थिक। जैसे सपोज करो कोई महिला अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खाना बनाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य गैर आर्थिक हुआ। लेकिन अगर वही महिला किसी दूसरे के यहाँ जाकर काम करती है और उसके लिए खाना बनाती है, तो उससे उसकी आय जनरेट होती है, आय बनती है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है आर्थिक है या अनार्थिक। जब उससे आय प्राप्त होती है, अब कोई जैसा मैं हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाऊँ, पर्सनल बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाऊँ, तो उसका, या मैं उन्हें पढ़ाऊँ, तो उससे मुझे कोई आय नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए अपने कोचिंग सेंटर पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ मुझे आय प्राप्त होती है, तो ये आर्थिक क्रिया है। अब अगला जो वर्ड था दुर्लभता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दुर्लभता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु, सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम हो। मैं आप लोगों को बता चुका, हमारे जो संसाधन है वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो मांग के मुकाबले कम है, इसीलिए हम उनका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो पर्याप्त हो जाएं। इसी को हम अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। अब सांख्यिकी के बारे में मैं बता दूं, सांख्यिकी दो भागों में बांटा गया है, एक वचन सांख्यिकी और बहुवचन सांख्यिकी। एक वचन सांख्यिकी यानी एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और उनका फिर वर्गीकरण किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तुलना की जाती है और फिर उसके बाद उनकी व्याख्या करने की विधियों का विवेचन किया जाता है। यानी एक वचन सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण करना, प्रदर्शन करना, फिर उनकी तुलना करना और व्याख्या करना एक वचन सांख्यिकी के अंतर्गत होता है। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में मैं इनके बारे में डिटेल से नहीं बता रहा हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि डिटेल से बताना मेरा उद्देश्य है, तो जब ये चैप्टर आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जैसा आंकड़ों के संग्रहण के बारे में, फिर उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तुलना कैसे की जाती है, ये परिचय देने के लिए चैप्टर है। दूसरा, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय है संख्यात्मक तथ्यों के समूह से जिन्हें एक से दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। यानी कि हम जब बहुवचन सांख्यिकी के बारे में बात करते हैं, हम दो तरह के तथ्य, जैसे मतलब गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा है, तो जब जिस साल गर्मी ज़्यादा होती है तो उम्मीद ये होती है कि उस साल वर्षा ज़्यादा होगी। जिस साल वर्षा ज़्यादा होती है तो उम्मीद की जाती है कि इस साल जो है सर्दी होने की संभावना है। तो जो डेटा है उसका एनालिसिस किया जाता है। अब सांख्यिकी में आंकड़े दो तरह के होते हैं। बच्चों, सांख्यिकी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सांख्यिकी में आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला परिणामात्मक आंकड़े, दूसरा गुणात्मक आंकड़े। परिणामात्मक आंकड़ों में आप आसानी से समझ लेंगे छात्रों के अंक, स्कूल में जो नंबर मिले हैं, और गुणात्मकता में सुंदरता, ईमानदारी, वफादारी, ये गुणात्मक आंकड़े हैं। व्यक्ति की ऊंचाई, चप्पल की लंबाई, ये सब परिणामात्मक है, जिनसे परिणाम मिले। अब गुणात्मक, उनके अंदर गुण। अब गुण को हम संख्या में व्याप्त नहीं कर सकते, संख्या में नहीं धर सकते। मतलब अगर हम किसी को कहें तो बहुत सुंदर है, अब बहुत का मतलब है 5 सुंदर है या 7 सुंदर है। लेकिन छात्रों के अंक, जैसे ये बच्चा बहुत होशियार लड़का है, इसके 80% नंबर आए हैं, इस व्यक्ति की ऊंचाई बहुत ऊंची, ये यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति बहुत ऊंचे हैं, जैसा वेस्ट इंडीज के लोग, तो आसानी से बता सकते हैं। लेकिन ईमानदारी नहीं बता सकते कि लोग 5 ईमानदार हैं, 4 ईमानदार हैं, 4%। अब बात करेंगे सांख्यिकी कार्यों की। सबसे पहला काम है सांख्यिकी का जटिल तथ्यों को सरल बना देना, मतलब जो आंकड़े जटिल हों उन्हें आसान बना देना। अब हमने जैसे आंकड़े इकट्ठे किए, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद में कोई भी कंपनी वाला जिसने अपने उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठे किए थे, वो आसानी से बता सकता है कि इन आंकड़ों से क्या फायदा है। जैसे
सपोज करो उसने जो है आंकड़े इकट्ठे किए, और आंकड़े इकट्ठे करने के बाद में उसने उन आंकड़ों का इस्तेमाल काहे में किया, लोगों को बताने के लिए, भाई इस जसोला में या ओखला में या इस इलाके में स्पाइस की मसाले कितने लोग खाते हैं। उन्होंने आंकड़ा किया, आंकड़ों में पता चला कि यहाँ पर कोरिएंडर यानी धनिया ज़्यादा खाया जाता है, या मिर्च ज़्यादा खाई जाती है, या काली मिर्च कम इस्तेमाल होती है। अब आसानी से उन्हें हमने इकट्ठा कर रखा, इतने लोगों का सर्वे हुआ, उसमें इतने लोगों ने काली मिर्च खाई। अगर हम काली मिर्च से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो हम उसी हिसाब से वहाँ पर पैसा लगाएंगे। फिर तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करना, जो तथ्य होते हैं वो डेफिनेट इस्तेमाल हो जाते हैं, पता चल जाता है, नीति निर्माण में सहायता करते हैं। अब हमें जो अपनी कंपनी के लिए, राजनीतिक दल के लिए या किसी सामाजिक कार्य के लिए जो हमें नीति या कानून बनाना है वो आसानी से बना पाते हैं। भाई हमें लग रहा है यहाँ पर स्पाइस की डिमांड कम है तो हम वहाँ पर स्पाइस का उत्पादन कम करेंगे, स्पाइस कम बेचेंगे, जैसा डिमांड है उसी हिसाब से पूर्वानुमान में सहायता करना। अब हमें पहले से ही इस बात का अंदाजा हो जाता है, पहले से इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है पहले से अनुमान लग जाता है कि यहाँ पर कितना हमारा माल बिक सकता है, यहाँ पर हमारे कितना फायदा हो सकता है। फिर तथ्यों की तुलना करना, हम तथ्यों की तुलना कर सकते हैं, जैसे एक इलाका है वहाँ पर स्पाइस ज़्यादा खाए जाते हैं, दूसरा इलाका वहाँ पर स्पाइस कम खाए जाते हैं, तो हम इससे जो है वहाँ की कम्युनिटी के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग कम स्पाइस यूज़ करते हैं, इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा स्पाइस करते हैं यूज़। अब जैसे राजनीतिक दल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो भी देखते हैं, हमने सर्वे कराया कि इस कम्युनिटी के लोग हमें ज़्यादा वोट देंगे, इस कम्युनिटी के लोग हमें वोट नहीं देंगे। इसके बाद छठा पॉइंट है व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाता है। जैसे हम उन आंकड़ों को देखेंगे, आंकड़ों से हमें पता चलेगा, वो हमारी नॉलेज बढ़ाएंगे और हमारे अनुभव को भी बताएंगे। अब अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। भाई इकोनॉमिक्स में ही इसका इस्तेमाल किया और उसका फायदा क्या है। अब पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा में अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की सहायता ली जाती है। जो आर्थिक सिद्धांत हैं उनको प्रूव करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है, सांख्यिकी की सहायता ली जाती है। जैसा कि आप इसकी दूसरी बुक के अंदर उपभोक्ता संतुलन, लॉरेंज कर्व और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो सांख्यिकी में आप सीखते हैं। दूसरा, आर्थिक समस्याओं को समझने और हल करने में सहायता प्राप्त करती है। ये हमें आर्थिक जो समस्याएं होती हैं उन्हें समझने में, उन्हें कैसे हल करना है उसमें मदद करती हैं। तीसरा, बाजार की संरचना का अध्ययन करने में सहायता करती है। हमने आपको बताया कि बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं की डिमांड है, उस सब को समझने में हमारी मदद करती है। चौथा, गणितीय संबंध स्थापित करने में सहायता करती है कि हम किसी भी चीज़ को गणित के रूप में कैसे दिखा दें। जैसा कि हम अगली बुक के दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि हमने उपयोगिताओं को यूटिल्स में इस्तेमाल किया है। पांचवा पॉइंट है विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायक है। जो आर्थिक अवधारणाएं हैं उनके व्यवहार, उनका किस प्रकार का व्यवहार है, उनके अध्ययन में हमारी मदद करते हैं। जैसे मांग का नियम, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग कम हो जाती है, जब उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ने लगती है। इस प्रकार का व्यवहार जो है उसको हम सांख्यिकी की मदद से लोगों को समझा सकते हैं। अब बात करेंगे सांख्यिकी के क्षेत्र की। आज के युग में सांख्यिकी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां पर थोड़ा बहुत या ज़्यादातर सांख्यिकी का इस्तेमाल नहीं होता। अब हम देखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक कंपनियां ग्राफ बना बना के दिखाती हैं कि इस साल हमें इतना मार्जिन हुआ, इस साल हमारे इतने उपभोक्ता बढ़े, हम इतना ब्याज की दर बढ़ा दिए। राजनीतिक पार्टियां सर्वे कराकर अपना वो करती हैं। आर्थिक अनुसंधानों में, व्यवसायों में सांख्यिकी का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार को कुशल प्रशासन और नीति बनाने के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। सैलरी देना, सैलरी में वृद्धि करना,
लोगों को ब्याज की दर पर पैसा उपलब्ध कराना, सरकार की सारी नीतियां, ये भी जो है सांख्यिकी से प्रभावित है। लेकिन सांख्यिकी की अपनी कुछ सीमाएं हैं। एक अर्थशास्त्री ने तो सांख्यिकी के बारे में बताया था कि सांख्यिकी झूठ और सफेद झूठ है। कुछ ने बताया था कि समंक यानी आंकड़े, सांख्यिकी एक ऐसी विधि है जिसे विद्वान लोग अपने हिसाब से अध्ययन करते हैं या अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसा गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, ये गुणात्मक जो घटनाएं उनका अध्ययन नहीं करता, लोगों की ईमानदारी का, लोगों की खूबसूरती का, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत इकाइयों से सरोकार नहीं रखता, जैसा इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का। अब देखो सांख्यिकी है या नहीं, एक व्यक्ति का रिजल्ट सांख्यिकी नहीं है। स्कूल के बच्चों का रिजल्ट सांख्यिकी है। एक बच्चे की ऊंचाई 6 फीट सांख्यिकी नहीं है, जबकि 6 फीट तो है, लेकिन स्कूल के बच्चों की औसत ऊंचाई सांख्यिकी है। तो व्यक्तिगत इकाई से इसका सरोकार नहीं है। अगर हम आंकड़ों को किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति, एक फर्म, एक किसी पर्टिकुलर एक चीज से जोड़ रहे हैं तो वो सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं आता, ये पूरे समाज और समूह के बारे में आता है। निष्कर्ष केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं, यानी कि इसके जो हम निष्कर्ष निकालते हैं इस सांख्यिकी से, वो 100% सही नहीं होते, एवरेज रूप से ही सही होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो वर्षा है, हमने अनुमान लगाया कि इस साल इतनी गर्मी ज़्यादा हुई तो इतनी वर्षा हुई, तो आप देखते हैं कई बार जो सरकार आंकड़े जारी करती है वो आंकड़े फेल भी हो जाते हैं। तो इसके जो निष्कर्ष हैं वो औसत रूप से ही सत्य होते हैं। केवल विशेषज्ञ ही इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। हम जैसे जो विद्वान लोग नहीं है, विशेषज्ञ लोग नहीं है, वो उसका सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनको दिखाने वाला है ये निर्भर करता है कि वो हमें किस तरीके से दिखा रहा है। सांख्यिकी आंकड़े एक समान और समरूप होने चाहिए। अगर सांख्यिकी आंकड़े एक समान और समरूप नहीं होते तब भी इनका इस्तेमाल सही प्रकार नहीं किया जा सकता और सांख्यिकी का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि सांख्यिकी का दुरुपयोग करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम कहें कि रिलायंस इंडस्ट्री को इस साल 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। अब मुनाफा दो तरह का होता है, एक शुद्ध और एक सकल। शुद्ध और सकल। शुद्ध का मतलब ये है कि जो उस कंपनी में टूट फूट हुई है, उसकी चीज़ों का डेप्रिसिएशन हुआ है और उसके यहाँ जो नुकसान हुआ है उस सब को माइनस कर देंगे, तब शुद्ध लाभ निकलेगा। लेकिन कंपनी क्या करती हैं, लोगों को अपना ज़्यादा वो दिखाने के लिए कि भाई इस साल हमने इतना मार्जिन किया है, तो क्या करते हैं वो लोग जो हैं चीटिंग करते हैं और चीटिंग में वे आंकड़े दिखाते हैं जो उनके सकल होते हैं। उससे लोगों को लगता है कि यार बहुत सारा मुनाफा हुआ, इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं, इन्वेस्ट करने लगते हैं, समझे। तो सकल और शुद्ध का भी वो कर लेते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। साथ ही बेल का जो आइकन है उसे ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।